नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर सिलेक्शन हब पर। जैसा कि आपको पता है, हम यूके एसएससी एलटी जनरल सिलेबस जो होता है उसकी फ्री क्लासें आपको हम यूनिट वाइज करवा रहे हैं। तो आज हम यूनिट 3 शैक्षिक तकनीकी शिक्षण के स्तर और आईटीपी महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इसका पहला पार्ट शैक्षिक तकनीकी पार्ट 1 क्वेश्चन 1 से 10 तक का हम आज आपको डिस्कस करेंगे। देखिए, शैक्षिक तकनीकी वाला जो हमारा यूनिट है ना, ये थोड़ा टफ पड़ जाता है। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूछा जाता है। तो बिना देरी के चले सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख प्रकारों में से किसे शामिल किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी प्रकार बोला गया हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रणाली विश्लेषण, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, शैक्षिक तकनीकी का मतलब ही हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम एनालिसिस, प्रणाली विश्लेषण, तीन होते हैं। ठीक है, इसमें भी हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, सॉफ्टवेयर जैसे शिक्षण सामग्री, ऐप्स, प्रोग्राम, लर्निंग, ये सब हो जाएगा। और प्रणाली विश्लेषण में सिस्टम एनालिसिस जो पूरी शिक्षा व्यवस्था को प्रबंधित करने का वैज्ञानिक तरीका होता है। ये तीन चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम एनालिसिस को मिलके ही टेक्निकल, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP। पहले तो एक तो फुल फॉर्म आता है इसका OHP का, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर इसका नाम है। ओवरहेड प्रोजेक्टर और कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये हार्डवेयर होंगे, या ये सॉफ्टवेयर होंगे, या प्रणाली तकनीकी होंगे, या दो इसका होगा अनुदेशात्मक तकनीकी होंगे। तो याद रखिएगा, क्योंकि उनको हम छू सकते हैं इसलिए ये हार्डवेयर तकनीकी है। ठीक है, भौतिक उपकरण जिन्हें हम छुआ जा सकता है, जो कि शिक्षण में दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कंप्यूटर, टीवी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, वो शैक्षिक तकनीकी में हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, शिक्षण के चरण और स्तर। इस पे ये फ्रेज ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग से लिया गया है। PW जैक्सन के अनुसार शिक्षण के प्रमुख चरण, फेजेस ऑफ टीचिंग, निम्नलिखित में से कौन से हैं। पूर्व संक्रिय चरण प्री एक्टिव, अंतः संक्रिय चरण इंटरेक्टिव, और उत्तर संक्रिय चरण पोस्ट एक्टिव फेज, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो शिक्षण का जो चरण होते हैं ना, ये सब होते हैं। इसमें प्री एक्टिव भी होता है, इंटरेक्टिव भी होता है, पोस्ट एक्टिव भी होता है। ठीक है, शिक्षण के 3 प्रमुख चरण होते हैं। और इन चरणों के अंदर क्या होता है, देखिए, सबसे पहले संक्रिय चरण, कक्षा में जाने से पहले की योजना। दूसरा संक्रिय चरण हो जाएगा कक्षा के अंदर शिक्षक छात्र का संवाद। और तीसरा जो उत्तर संक्रिय होता है, मूल्यांकन और परिणामों की समीक्षा। ये हम हमारी क्लास टीचिंग के अंदर करते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग का सही पदानुक्रम कौन सा है, इनका अनुक्रम कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है बोध स्तर, दूसरा स्मृति स्तर और चिंतन स्तर, ब है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, श है चिंतन स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर, दो है स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, बोध स्तर। तो याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर है ना, वो ब है। सबसे पहले स्मृति का स्तर होता है, फिर बोध होता है, और फिर चिंतन होता है। ठीक है, इसका सबसे निचला स्तर जो होता है स्मृति स्तर होता है। हर्बर्ट ने कहा था इसको। स्मृति का स्तर होता है जिसमें रटने पर जोर दिया, सबसे पहले रटा जाता है, उसके बाद बोध, मॉरिसस ने कहा था कि जिसमें हम समझ विकसित होती है कि हम क्या रट रहे हैं। और सबसे उच्च स्तर चिंतन होता है, हंट ने दिया था, जिसमें आलोचना, समस्यात्मक समाधान की सोच की विकसित होती है। देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन और बन जाएंगे कि स्मृति स्तर का कंसेप्ट किसने दिया था। तो हर्बर्ट द्वारा इसमें स्मृति स्तर का दिया था, जिसमें रटने पर जोर होता है। और बोध स्तर का कंसेप्ट मॉरिसन द्वारा आता है, जिसमें समझ विकसित होती है। और सबसे उच्च स्तर चिंतन स्तर जो था ना, वह हंट द्वारा दिया गया था, जिसमें आलोचनात्मक और समस्या समाधान की सोच विकसित होती है। तो ये 3 क्वेश्चन और नोट कर लेना इसके साथ ही। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षण प्रतिमान, मॉडल ऑफ टीचिंग के मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं। पहला फोकस और उद्देश्य, ब संरचना, सिंटैक्स और सामाजिक प्रणाली, 100 सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन, 2 उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है ना उपयुक्त हैं 2 में, ये इसका उत्तर होगा। फोकस और उद्देश्य भी है, संरचना, सामाजिक प्रणाली भी है, सहायक प्रणाली और मूल्यांकन भी है। ये ब्रूस जॉयस और मार्शा वेल के अनुसार किसी भी शिक्षण मॉडल के 4 प्रमुख आधार बताए गए हैं। पहला फोकस, दूसरा संरचना, तीसरा सामाजिक प्रणाली और चौथा मूल्यांकन प्रणाली। तो ये 4 के 4 शिक्षण प्रतिमान 4 के 4 लिख लेना। ठीक है, और बनाया किसने है शिक्षण प्रतिमान, ब्रूस जॉयस और मार्शा वेल ने, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण आएगा मॉडल ऑफ टीचिंग। आइए प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 है, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के संबंध में नियोजन, संगठन, नेतृत्व और नियंत्रण, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग मुख्य रूप से किससे संबंधित है। अधिगम प्रक्रिया के संबंध में नियोजन, संगठन, नेतृत्व और नियंत्रण किससे संबंधित है। और इसका ऑप्शन है शैक्षिक प्रबंधन से, ब केवल परीक्षा संचालन से, श पाठ्य पुस्तक मुद्रण से, द खेलकूद से।
तो इसका सही जो उत्तर है ना, ये शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशनल मैनेजमेंट से संबंधित है इनका। ठीक है, ये प्रबंधन के 4 प्रमुख मूल स्तंभ हैं। एक, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करने के लिए पाठ का नियोजन, संसाधनों का संगठन, छात्रों का मार्गदर्शन, नेतृत्व और अनुशासन व परिणाम का नियंत्रण जरूरी है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, CAL। पहला प्रश्न तो ये बन जाता है कि CAL की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन अ है छात्र अपनी व्यक्तिगत गति पेज से स्वतंत्र रूप से सीख सकता है। ब है इसमें शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती। स है यह केवल मनोरंजन का साधन है। द, यह बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ना, तो जो कैल वाली जो होती है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इसमें छात्र अपनी व्यक्तिगत गति से स्वतंत्र रूप से सीख सकता है। तो ऑप्शन अ बिल्कुल सही है। कैल के माध्यम से छात्र कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और डिजिटल मॉड्यूल की सहायता से अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार अभ्यास और अधिगम कार्य कर सकते हैं। अगर हमारे पास है अपना सिस्टम तो अपने हिसाब से हम चल सकते हैं, रोक कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 आपका जो है ये मूक से है। ठीक है, MOOCS, मूक्स का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का मुख्य उद्देश्य क्या है इन ऑनलाइन कोर्सेज का? और है इसका ऑप्शन दुनिया भर के छात्रों को इंटरनेट के माध्यम से बड़े पैमाने पर मुफ्त या सुलभ ऑनलाइन उच्च शिक्षा प्रदान करना। ब है केवल ऑफलाइन कक्षाएं चलाना। स्व है पुस्तकालय की किताबें बेचना। द है केवल परीक्षा के फॉर्म भरना। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मूक ही है। ठीक है, दुनिया भर के, इसका उत्तर होगा दुनिया भर के छात्रों को इंटरनेट के माध्यम से बड़े पैमाने पर मुफ्त या सुलभ ऑनलाइन उच्च शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, MOOCS, जैसे स्वयं पोर्टल हमारा चल रहा है ना, अभी जो स्वयं पोर्टल है वो भी मूक के अंदर ही चल रहा है। डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो भौगोलिक सीमाओं को तोड़कर एक साथ लाखों विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है टेली कॉन्फ्रेंसिंग और ई-लाइब्रेरी, जो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरियाँ होती हैं, शिक्षा में किस प्रकार सहायक हैं? ठीक है, और ऑप्शन है संसाधनों की पहुंच को आसान और दूर दराज के छात्रों तक सुलभ बनाकर। ब है पारंपरिक शिक्षा को पूरी तरह समाप्त करके। श है केवल प्रशासनिक कार्य करने के लिए। द है इसका शिक्षा से कोई नाता नहीं है। देखिए, टेली कॉन्फ्रेंसिंग या ई लाइब्रेरी जो हम पढ़ते हैं ना, इंटरनेट में किताबें पढ़ लेते हैं, अपना मेथड ढूंढ लेते हैं, ये सब किस में आएगा? ई लाइब्रेरी में, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में आएगा। तो इसका ऑप्शन अ सही है, संसाधनों की पहुंच को आसान और दूर दराज के छात्रों तक सुलभ बनाकर। ठीक है, ई लाइब्रेरी और टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिजिटल युग के ऐसे साधन हैं जो घर बैठे गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री और लाइव संवाद स्थापित करने में मदद करते हैं। तो आजकल तो सभी कुछ इसी से हो रहा है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग ई लाइब्रेरी से ही हो रहा है। ठीक है, तो आइए इस सीरीज का, इस पार्ट का, पहले पार्ट का, पार्ट 1 का आखिरी 10वां प्रश्न पे चलते हैं। इस 10वां प्रश्न है आपका माइक्रो टीचिंग से है। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले कहाँ और किसके द्वारा किया गया था? इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन अ है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट बुश और डीन डब्ल्यू एलन द्वारा। ब है BF स्किनर द्वारा हार्वर्ड में। स्व है जीन पियाजे द्वारा जिनेवा में। द है फ्लेंडर द्वारा शिकागो में। और तो जब भी माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण की याद आएगी ना, तो सीधे एलन का नाम याद रखना, बुश और एलन। ठीक है, तो इसका पहला ही आंसर सही है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट बुश और डीन डब्ल्यू एलन द्वारा। एलन और बुश याद रखना एलन शिक्षण के लिए। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण 1963 एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीकी है जिसमें भावी शिक्षकों को कम समय, कम छात्रों और विशिष्ट शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है। आपने देखा होगा बीएड के बाद हम लोग प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं ना, जो माइक्रो टीचिंग होती है अपनी क्लास में। जैसे 5-6 लड़कों का एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उसमें हम एक टॉपिक को पढ़ाते हैं, फिर उसमें अपने वो लेते हैं, प्रतिपुष्टि लेते हैं कि क्या हुआ करके, वही है ये। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का सेशन? बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा मकसद ही आपको नौकरी पे लगाना है। ठीक है, ये मुफ्त सेवा है, इसमें कुछ आपका लगना नहीं है, बस एक लाइक करें। धन्यवाद, और अपने दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।